है दोस्तों, दिस इज़ अनदर वीडियो। आप सबके लिए मैंने एक चर्क सूत्र स्थान के कुछ एमसीक्यूज़ पे एक वीडियो बनाई है, तो बने रहिए मेरे साथ। एक वीडियो में हम 46 जो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं, तो आप देखते रहिएगा इसको। तो चर्क सूत्र स्थान में निद्रा का वर्णन किस चतुष्टक में आता है? आई थिंक जो सूत्र स्थान में निद्रा का वर्णन है वो चरक ने किया है 21 चैप्टर में, तो इसीलिए आप देख लीजिए। तो 21 चैप्टर है जो वो किस चतुष्टक में आएगा, तो आप देखिए से 6 चौका 24, यानी कि 6 21 से लेकर जो 24 तक के चैप्टर आएंगे वो आएंगे सिक्स्थ चतुष्टक जो है BSNKRY। वाई मतलब योजना चतुष्टक में। इसका आंसर बन गया डी। तो अब त्रिस्कंद आयुर्वेद में इसका समावेश नहीं होता। किसका समावेश नहीं होता त्रिस्कंद में? हेतु लिंग औषध को क्या कहा जाता है? त्रिस्कंद या त्रिसूत्र कहा जाता है। तो इसमें विषक का समावेश नहीं होता। सामान्य विशेष सिद्धांत में तुल्यार्थता का उदाहरण है। तो जो सर्वदा सर्वभाव सामान्य वृद्धि कारण ह्रास हेतु विशेष, तो ये तो द्रव के लिए हो गया। और तुल्यार्थता ही सामान्य ह्रास, तुल्यार्थता ही सामान्य विशेषस्तु पृथक कृत। इसका मतलब है जो तुल्यार्थता ही, यानी कि इसका हो गया सी, कर्म सामान्य। ठीक है, कर्म सामान्य। तुल्य अर्थता ही, तुल्य अर्थता ही, तुल्य अर्थता ही मतलब कर्म सामान्य। पुष्प फलवंतो, सुश्रुत के अकॉर्डिंग पुष्प फलवंत किसको कहा गया है? देखिए, अगर हम सुश्रुत की बात करें तो पहले वनस्पति, वानस्पत्य और वृक्ष और औषध के बारे में सुश्रुत ने बोला है। तो अगर हम देखें इसको, तो जो वृक्ष हैं वो है पुष्प फलवंतो, पुष्प और फलवंतो। ठीक है, ये आप श्लोक में से पता चलेगा आपको। पुष्प फलवंतो यानी जिनके फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, दैट्स वृक्ष। और वृक्ष को चरक ने बोला है वनस्पति, वानस्पत्य। पुष्प वृक्ष को क्या बोला है? वनस्पत्य, वानस्पत्य। ओके, ठीक है। और प्रवर जीवनियम कौन है? प्रवर जीवनियम गौदुग्ध प्रवर जीवनियम है, ये आपको याद कर लेना है। पुरुष व्याधि औषध और क्रियाकाल को संयुक्त क्रिया क्या कहते हैं? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो पीछे दिया गया है, पुरुष व्याधि औषध और क्रियाकाल को चिकित्सा का बीज कहा जाता है। तक्कर पिन्याक साधिता युवागु, तक्कर पिन्याक साधिता युवागु यूज़ होती है सेकंड चैप्टर में, आप देख लेना। तेल व्यापनाशक है। और यवका, यवके, पिप्पलिया आमल के, ये जवागु है कंठ रोगनाशक जवागु। यवका, यवके, पिप्पलिया आमल के, यो जवागु है कंठ रोगनाशक जवागु। ठीक है। और नाइन्थ जो चैप्टर है, नाइन्थ जो क्वेश्चन है, इसमें है संवरणे। संवरणे का मतलब स्थूल संवरणे, स्थूल संवरणे, आप इसको याद कर लेना। उसके बाद दसवां अधोगुड़ा इस वनस्पति का नाम है। अधोगुड़ा किस वनस्पति का नाम हो सकता है? आप देखिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के। वृद्धदारू, वृद्धदारू को अधोगुड़ा कहा जाता है। ये आपको पर्याय में याद करने पड़ेंगे तो फिर ही याद होगा, पर अगर नहीं आता तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केश शातन सफुटनम धूम अर्थ मूर्धन तेल का प्रयोग, किस मूर्धन तेल का प्रयोग करते हैं? देखिए, केश शतन सफुटन धूमनार्थ मूर्धन तेल का प्रयोग करते हैं। पता किसका करते हैं? पिच्चू का। जिसके केश झड़ते हैं वो पिच्चू का धारण करवाना चाहिए उसको। ये क्लिनिकल क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। केश शतन सफुटन धूमनार्थ पिच्चू का प्रयोग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुख का लेप, में किसका लेप करते हैं? देखिए, बारहवें में कुमुद उत्पल आदि का, क्योंकि ये शीतल होते हैं तो इसमें अष्टांग हृदय ने बताया कि कुमुद उत्पल आदि का लेप करना चाहिए। ठीक है। देखिए, सप्तला शंखनी द्रव्यों के विरेचन योग की संख्या कितनी होती है? ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि श्यामा और त्रिव्रत की होती है 110, ऐसे ही। ठीक है। सप्तला और शंखनी की होती है 39, और दंती और द्रवंती की होती है 48। तो ये आपका बन गया 39। मधुक का समावेश किस महाकषाय में किया गया? मधुक क्या होता है? दीपनीय में तो हो गया पिपली, पिपरी, मूर्छा, वैचित्र, रंगवीर, अजमोद, बलात्क, अस्ति, गुणरयास, ये वाला हो गया। उसके बाद जो है जो संधानीय महाकषाय में, इसमें मधुक का वर्णन किया गया। ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे महाकषाय। तो संधानीय महाकषाय में मधुक का वर्णन स्पष्ट रूप से आचार्य ने किया है।
तो ये जो महाकषाय है ये 5th महाकषाय है, चर्क में दिया गया है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे मधुक मधुक पर्णी प्रश्न पर्णी समंगा मोचरस्तात कीलोत्तर प्रियंकु कैफल। हाँ यही है। तो इसमें मधुक का यूज़ होता है संधानीय महाकषाय में, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। लकुच का समावेश इस महाकषाय में होता है। देखिए लकुच का जो महाकषाय किस महाकषाय में प्रयोग होता है, ये होता है आपका हृदय में, ठीक है, हृदय महाकषाय में। ये मैं आपको बोल के बताता हूँ। ये है 10th महाकषाय है 4th चैप्टर में। आम्र अमर्तक लिकुच कर्मर्द वृक्षमल अमलवेतस कुबल वदर ताड़िम मतोलंग, ठीक है, ये हृदय महाकषाय है। इसमें आम्र अमर्तक लिकुच तीसरा जो ड्रग है वो हृदयगन का है, ठीक है। इसके बाद 16th क्वेश्चन है जो इस ऋतु में सदैव अंजन करने का निर्देश है। तो दिस इज़ लाइक टी, क्योंकि बसंत है, बसंत में कफ प्रकोपित रहता है और आँखों को कफ से भय है, दैट्स वाई बसंत में हर रोज़ अंजन करना चाहिए। एंड धूमनार्थ धूम नेत्र का अर्घवाग होता है कोल अस्थिवत 17th में से अनुतेल निर्माण अर्थ उपयुक्त दुग्ध है बकरी का दूध यानी कि शाग दूध यानी कि इसका हो गया सी। गुप्त आवरण संक्रम का संबंध है छत्रधारण 19th था ए। निरंतर सेवन योग्य पदार्थ नहीं है। देखिए इसमें आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। और दही हो गया, माशक हो गया और यवक हो गया, ये तीनों निरंतर सेवन करने योग्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया डी, 20th का डी। और व्याधित व्यक्ति से ने मैथुन करने पर होता है, व्याधित व्यक्ति ने मैथुन करने पर होता है, ये मुझे नहीं पता एक्चुअली, ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है, वैसे इसको छोड़ दो आप एक बार। ऋतु दिशा सही संबंध चुनिए। देखिए इसमें आप सिंपल सा याद करना है, ये सुश्रुत में से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो है तुषार, तुषार होता है रज्जो धूम आकुला दिशा, रज्जो धूम आकुला दिशा, ठीक है। और जो होता है शिशिर, ये होता है वात वृष्टाकुला दिशा। निदग्ध होता है गर्मी, गर्मी में क्या होता है प्रज्वलित हो जाती हैं सारी दिशाएं गर्मी के कारण, यानी कि कुसुम आगमन जब फूल आएंगे तो क्या होगा बिमला पल्लवोजला। तो इसका आंसर बनेगा डी। पहले का आ गया बी शिशिरवात वृष्टाकुला दिशा, दूसरे का आ गया ए कुसुमागमम बिमला प्रज्वला, और निदग्धता आ गया डी प्रज्वलित दिशा, और 4 तुषार आ गया, ठीक है। तो और पिबेत सिद्धू मध्विका किस ऋतु में वर्णन है, पिबेत सिद्धू मध्विका, सिद्धू और मध्विका किस में प्रयोग बताया चरक ने, आप सोच के देखिए। बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में सिद्धू और मध्विका का प्रयोग किया है, क्योंकि ये स्रोतों का शोधन करती है सिद्धू और मध्विक, और इसीलिए स्रोतों होने के कारण बसंत ऋतु में जब कफ का प्रकोप रहता है, स्रोतों का आवरण रहता है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए आगे दिया है ऋतु और आहार की जोड़ियों को मिलाएं। ऋतु व आहार की जोड़ियां, शरद ऋतु में कौन सा आहार करेंगे। देखिए शरद ऋतु में हंसोदक का वर्णन चरक में मिलता है। देखिए पहले का हो गया डी, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन है डी में तो, और दूसरे वर्षा, वर्षा में क्या यूज़ करते हैं, देखिए वर्षा में यूज़ करते हैं सहशौद्र माधविकारिष्टकम, शौद्र वगैरह और माधविकारिष्टकम यूज़ करते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आप थोड़ा सा अभी डाउट में है। ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, पानक पंचसार यानी कि शरबत वगैरह पानक वगैरह सभी पीते हैं। और बसंत में कफ प्रकोपित लघु रुक्ष आहार, और इसका 24 में का आंसर इसलिए 6 हो जाता है, क्योंकि 4th में बसंत ऋतु में लघु रुक्ष भोजन, और तीसरे में ग्रीष्म में भी पंचसार, दूसरे में तीसरा का सी हो गया सहश्रौत्र मध्वकारिष्टम, और शरद में हो गया हंसोदक, ठीक है। आप बिल्कुल इसको याद कर लें। और प्रागवात मतलब पूर्व की हवा किस ऋतु में वर्जित है, तो पूर्व की दिशा जो है वो मेरे हिसाब से तो ये इसका आंसर बनता है शरद ऋतु। इसको आप याद करना पड़ेगा, तो इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता।
क्योंकि ठंड लगती है यार, और शरद ऋतु में बस पूर्व की हवा में ना ही बैठे तो अच्छा है, ठीक है। और ऋतु के अनुसार वायु प्रवाह की दिशा सहित जोड़ियाँ मिलाएं। तो देखिए इसको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सुश्रुत में से करना पड़ेगा। आप देखिए, जो पश्चिम की दिशा होती है, पश्चिम दिशा की की जो होती है वो जो हेमंत में बहती है ना हवा, वो उत्तर दिशा से बहती है, क्योंकि वहाँ पर वो हिमालय होते हैं, हिमालय से ठंडी हवा चलती है और हेमंत ऋतु बहुत ठंडी होती है। तो इसीलिए पहले का तो बन गया ए, फोर्थ का बन गया ए। तो फोर्थ का ए तो 3 में है, देखिए तो इसमें इसके लिए हमारा जो आंसर है डी तो नहीं है। और जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म का मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो प्रावट ऋतु है, प्रावट ऋतु की जो हवा है वो पश्चिम से चलती है, क्योंकि ये तीक्ष्ण होती है और सुखाने वाली होती है, ठीक है, ये प्रावट की। तो 3 का बन गया बी। और अब ग्रीष्म का अगर तुक्का लगाएं तो बसंत में चलती है दक्षिण की हवा, ये मुझे क्लियर है, क्योंकि दक्षिण में जलाशय हैं और जलाशय कफ का प्रतीक है। और जो तो फिर दक्षिण में, तो इसका आंसर ए बन गया, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लें, इसका आंसर ए है, ठीक है। और प्रमाथी अन्नपान इस वेगधारण से उत्पन्न व्याधि की चिकित्सा है, पता ही है सबको, पुरुष की, क्योंकि प्रमाथी अन्नपान से पुरुष निकलता है। तो सहस्या प्रथमे मास से यह उपक्रम करना चाहिए। सहस्या क्या होता है? सहस्या होता है बसंत ऋतु। बसंत के प्रथम मास से में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बमन बनना चाहिए। तो इसका आंसर है विरेचन। वैसे इसका आंसर विरेचन दिया हुआ है, आप थोड़ा सा देख लेना, इसका आंसर विरेचन ही होगा, ठीक है। भ्रूण का समावेश इसमें होता है। भू का क्या होता है? भू एक द्रव्य है, भूमि, तो इसका आंसर बन गया बी। और सद्वृत्त वर्णन से क्या लाभ होता है? एक तो आरोग्य की प्राप्ति होती है और एक इंद्रियों पर विजय होती है, तो इसका आंसर बन गया डी। और आज हम इस पे 30 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन करने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।